सो हम स्टार्ट करते हैं। 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। 3D में उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। अब बेटा तुम्हें पता है कि जो जैसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है ना, जैसे मीथेन के एग्जांपल ले लें। हमें पता है कि इन मीथेन द कार्बन इज हैविंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन की जो ज्योमेट्री होती है दैट इज टेट्राहेड्रल। बट हमारा जो जैसे हम ये बोर्ड पे कर रहे हैं तो बोर्ड तो प्लेनर है, प्लेनर मतलब 2 डायमेंशनल है। बट ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये 3 डायमेंशनल होते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि फिर उसको हम बोर्ड में दिखाएं कैसे। तो उसके लिए एक टेक्निक होती है, वो तुमको पता होनी चाहिए। तुमको बताया हुआ है कि 2 बॉन्ड एक प्लेन में होते हैं। sp3 की बात कर रही हूँ मैं। एक बॉन्ड टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर होता है, एक बॉन्ड अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। याद है ना, वीडियो ऑन करके सारे स्ट्रक्चर समझाए थे। तो इसमें अब ये देखो, ये जो मैंने 2 बॉन्ड बनाए हैं, दीज 2 बॉन्ड्स आर इन द प्लेन। ये जो बोर्ड का प्लेन है उसमें है ये दोनों बॉन्ड। अब जो टुवर्ड द ऑब्जर्वर है, लाइक आई एम द ऑब्जर्वर सपोज, है ना, वो इस प्लेन से बाहर की तरफ निकलेगा बॉन्ड। बट हम इसमें कैसे दिखाएं बोर्ड में? तो उसके लिए ये क्या करते हैं, ये ऐसे वेज शेप से यूज करते हैं, सॉलिड वेज बोलते हैं इसको। मतलब जो बॉन्ड सॉलिड वेज से दिखाया गया है, इट मीन्स ये मतलब टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है, प्लेन से आगे की तरफ निकल रहा है। और प्लेन के पीछे की तरफ दिखाने के लिए हम ये डैश वेज यूज करते हैं। तो सॉलिड वेज जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? बॉन्ड टुवर्ड द ऑब्जर्वर। सॉलिड वेज मीन्स bond towards observer and dashed wedge means bond away from the observer। ये जनरल नोटेशन यूज की जाती है जैसे जैसे तुम मतलब हायर ऑर्गेनिक में जाओगे +1 +2 में, तो इसको ऐसे समझना है। और ये दोनों है ये इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड कह सकते हो। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब हम स्टार्ट करेंगे बेटा IUPAC नॉमेनक्लेचर। ठीक है, IUPAC नॉमेनक्लेचर। अब तुमको आइडिया तो ऑलरेडी है ही है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। पहले क्या होता था कि ट्रिवियल नेम्स होते हैं। ट्रिवियल नेम्स का मतलब क्या है? जैसे लोकल नेम्स है, कॉमन नेम भी बोल देते हैं उसको, ट्रिवियल नेम्स या कॉमन नेम्स। बट इसमें दिक्कत क्या है कि जैसे जैसे साइंस ने अपना तरक्की की, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के साइंटिस्ट इंटरेक्ट करते हैं। तो लोकल लैंग्वेज में जैसे मान लो हमारे पंजाब में उसको कुछ और बोला जाता है, उसी मॉलिक्यूल को किसी और स्टेट में कुछ और बोलते हैं, है ना। विद इन द कंट्री भी और डिफरेंट कंट्रीज में भी रिसर्च वगैरह के लिए उनको कुछ मतलब ऐसे रूल्स बनाने पड़े कि जो सभी जगह पे फॉलो हो सके। तो उसी के अकॉर्डिंग जो नेम्स लिखे जाते हैं उनको हम IUPAC नॉमेनक्लेचर बोलते हैं। जैसे ये वाला कंपाउंड है, इसको कॉमन लैंग्वेज में फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। ये रेड आंट्स से वर्ड आया है, ठीक है। उनको कोई ये लेटिन लूटिन में उनको फॉर्मिका करके कुछ बोलते हैं, और रेड आंट्स में ये कंपाउंड प्रेजेंट होता है। तो इसे फॉर्मिक एसिड इसका ट्रिवियल नेम है, बट इसका जो IUPAC नेम है वो हम पढ़ेंगे, दैट इज मिथानोइक एसिड। अब ये मिथानोइक एसिड से हम किसी और को बोलें तो उसको पता है कि हाँ जी इस मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो IUPAC नॉमेनक्लेचर है ये हम स्टेप्स में पढ़ेंगे। जैसे पहले हम एल्केन्स का पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें तुमको सारा मतलब समझ में आ जाएगा कि बेसिक रूल्स क्या हैं। फिर हम एल्कीन्स का मतलब क्या है कि सिंगल की बजाय मान लो कोई डबल बॉन्ड भी एक है, डबल बॉन्ड है या 2 डबल बॉन्ड है, तो उससे क्या फ़र्क आएगा। फिर एल्काइंस का, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जिनमें फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, OH है,
एल्डिहाइड है, कीटोन है, ये सारे फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। ये ऐसे ऐसे करके हम लोग स्टडी करेंगे। हाँ, इसी को नेमिंग बोलते हैं। नॉमेनक्लेचर मीन्स नेमिंग। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। फिर आज हम एल्केन से स्टार्ट करेंगे। आईयूपीएक नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स। देखो बेटा, रूल्स कभी ऐसा पूछे नहीं जाते, तो रूल्स को आप क्रैम करने की कोशिश बिल्कुल मत करना। तो बस क्या है कि तुमको समझ होनी चाहिए कि कैसे कैसे इसको अप्लाई करना है। मैं स्टेप्स में तुमको समझाती जाऊंगी, ठीक है। तो आईयूपीएक नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स। तो बेसिकली कोई भी जो हम आईयूपीएक के रूल्स के अकॉर्डिंग किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब हम नाम लिखते हैं, तो उसमें कुछ पार्ट्स होते हैं। पार्ट्स का क्या मतलब है, ये तुम सीक्वेंस याद रखोगे ना, तो कभी तुम्हारा नेम गलत नहीं होगा। और ये चीज़ ना बड़ी इंपॉर्टेंट है, नाम लिखना सीखना। प्रॉब्लम क्या आती है कि बच्चे +2 में भी हो जाते हैं, उनको नेम लिखना आता नहीं, तो फिर वो ऑर्गेनिक कर ही नहीं पाते। अब आगे चल के तो ऐसा है ना, वो बड़े बड़े नाम दे देंगे कि दिस इज रिएक्टिंग विद दैट। अब यही नहीं पता कि कौन से कंपाउंड के बारे में बात हो रही है, तो स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे तो रिएक्शन नहीं हो पाएगा, इसलिए इसको करना ज़रूरी है। वर्ड रूट, वर्ड रूट के पीछे बेटा सफिक्स होता है, और वर्ड रूट के आगे होता है प्रीफिक्स। अब इसको मैं और बताऊंगी मैं ये सारी क्या चीज़ है। अब सफिक्स ना दो तरीके का होता है, एक होता है प्राइमरी सफिक्स, एक होता है सेकेंडरी सफिक्स। ऐसे ही प्रीफिक्स दो तरीके का। सेकेंडरी प्रीफिक्स पहले लिखते हैं, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स। ये सीक्वेंस मतलब बेसिक तो ये है, इसको आगे और डेप्थ में जाना है तो ये किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम इसी सीक्वेंस में लिखा जाता है। अब इस देखते हैं कि ये वर्ड रूट क्या है और ये सफिक्स एंड ऑल दैट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड्स। वर्ड रूट बेटा तुम्हें ये बताता है कि हाउ मैनी कार्बन एटम्स। अब तुम बोलोगे हाउ मैनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। नो, हाउ मैनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन द पेरेंट चेन। ये पीसी क्या है, पेरेंट चेन ऑफ कंपाउंड। अब ये पेरेंट चेन क्या होती है, ये सारा आएगा। तो जो भी तुमको वो कंपाउंड देंगे जिसका हमको नाम लिखना होगा, उसमें जो पेरेंट चेन होगी, पेरेंट चेन सेलेक्ट करने मैं सिखाऊंगी कैसे करते हैं। उस पेरेंट चेन में कितने कार्बन एटम्स हैं, दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द वर्ड रूट। अब तुमको पता ही, तुम लोगों ने पढ़ा ही हुआ है, एक कार्बन है तो मिथ लगाते हैं, 2 कार्बन है तो इथ लगाते हैं, 3 कार्बन है तो प्रॉप लगाते हैं। इसको लिख लेना, ठीक है। 4 है तो ब्यूट है, 5 है तो पेंट है। If you have 6 carbon, please take care. I am not talking about the overall carbon atoms in the molecule. I am talking about only the carbon atoms present in the parent chain. 6 है तो हेक्स है, 7 है तो हेप्ट है। सेप्ट नहीं लिखते हम, हेप्ट लिखते हैं। 8 है तो ऑक्ट है, 9 है तो नॉन है, 10 है तो डेक है। वैसे 10 तक की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसे तो 20 30 जितने मर्जी कर लो, बट मैं तुमको 12 तक कराऊंगी। 11 और 12। 11 को बोलते हैं अनडेक। 12 कार्बन एटम्स इफ प्रेजेंट इन द पेरेंट चेन, इट इज कॉल्ड डोडेक। 10 तक तो तुम लोगों ने पढ़े ही होंगे, ये तो हमारे लिए नया है, वैसे इनकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, बट चलो ठीक है। ठीक है, तो वर्ड रूट हमें समझ में आ गया क्या होता है। अब बारी आती है सफिक्स की। सफिक्स वैसे तो पता ही है कि जो पीछे लग रहा है वो सफिक्स है, वर्ड रूट के जो पीछे लग रहा है वो सफिक्स है, जो आगे लग रहा है दैट इज प्रीफिक्स। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स, लेट्स सी। Let us first talk about the primary suffix. अब प्राइमरी सफिक्स बेटा जो होता है वो हमें बताता है कि वेदर द मॉलिक्यूल इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। द मॉलिक्यूल इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अब हमें पता है कि सैचुरेटेड का क्या मतलब है। सैचुरेटेड का मतलब है कि
जो भी तुमको कंपाउंड दिया है उसमें सारे जो कार्बन कार्बन बॉन्ड्स हैं वो सिंगल हैं, कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। इफ ऑल द कार्बन कार्बन बॉन्ड्स इन द गिवन कंपाउंड आर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स ओनली देन वी राइट इन। तो सिंगल बॉन्ड्स होंगे सारे, कार्बन कार्बन की बात कर रही हूँ मैं, प्लीज ध्यान देना। किसी और कार्बन मान लो ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होगी कहीं फंक्शनल ग्रुप वगैरह में, तो तुम बोलो जी कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है तो मैम आप कुछ ईन लिखो, ऐसा नहीं होता, सिर्फ कार्बन की बात हो रही है। सारे कार्बन कार्बन सिंगल हैं तो वो सैचुरेटेड कंपाउंड है और उसमें तुम प्राइमरी सफिक्स क्या लगाओगे, एन लगाओगे। अब अनसैचुरेटेड है तो डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा या दोनों भी प्रेजेंट हो सकते हैं, वो सारा आएगा। अब डबल बॉन्ड है तो इन लगाते हैं, ठीक है। करेंगे हम, जैसे एक डबल बॉन्ड है मान लो, हो सकता है कार्बन कार्बन के दो डबल बॉन्ड भी हो एक मॉलिक्यूल में, जैसे मान लो ये ऐसे है, ऐसे भी कंपाउंड्स हम पढ़ेंगे कि जिनमें ऐसे दो हैं तो डाइन लगा देते हैं, तीन है तो ट्राइन लगा देते हैं, ऐसे चलता जाता है। और ट्रिपल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन तो आइन लगता है, ऐसे ही डाई आइन, दो ट्रिपल बॉन्ड है तो डाई आइन, ऐसे चलता जाता है। दोनों साथ में भी प्रेजेंट हो सकते हैं तो उसको हम इनाइन लिखते हैं, इन की ई कट जाती है और ये सारा आएगा। जस्ट अभी तुम मतलब ऐसे नहीं है कि एकदम से समझ में आ जाएगा, स्टेप्स में ये नॉमेनक्लेचर समझ में आता है, मतलब अभी तुम उसको फील करो कि हाँ ये चीजें होंगी इसमें, ठीक है। तो ये तो हुई प्राइमरी सफिक्स की बात। अब सेकेंडरी सफिक्स की बात करते हैं। सेकेंडरी सफिक्स बेटा फंक्शनल ग्रुप पे लगाया जाता है। सेकेंडरी सफिक्स जो होगा ना, दैट विल बी द सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप्स ये सारा हम आगे पढ़ेंगे, और मैंने ये सीनियर मोस्ट क्यों लिखा है ये भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा आइडिया तो तुम लोगों को होगा ही, जैसे मान लो ये OH प्रेजेंट है, अब OH फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल, तो अल्कोहल के लिए वर्ड होता है एक OL, ऑल, तो हम सेकेंडरी सफिक्स OH प्रेजेंट होगा देन वी विल यूज द सेकेंडरी सफिक्स एज ओल। सिमिलरली और भी बहुत सारे होते हैं, तो हर एक के लिए कुछ वर्ड है। लाइक इफ यू हैव कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज आल्सो फंक्शनल ग्रुप, इट हैज अ वर्ड ओइक एसिड। You have ketone that has word on, you have aldehyde that has word al, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप बेसिकली कुछ ऐसे, जैसे COH है तो ग्रुप ऑफ एटम्स हैं या OH है जो कि मॉलिक्यूल को एक स्पेशल टाइप की प्रॉपर्टीज प्रोवाइड कर देते हैं, उसको फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। तो ये तो कहानी हुई तुम्हारे सफिक्स की। वर्ड रूट के बाद पहले प्राइमरी सफिक्स आता है, फिर सेकेंडरी आएगा। सेकेंडरी तभी आएगा इफ द कंपाउंड हैज फंक्शनल ग्रुप, अदरवाइज जरूरी नहीं है कि ये सारी चीजें होंगी, मैंने तो ओवरऑल लिख दिया। कई बार इनमें से जैसे जरूरी ऐसे होगा कि सिर्फ प्राइमरी प्रीफिक्स वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स ही होगा। सफिक्स की बात कर ली, अब प्रीफिक्स के बारे में बात करते हैं। अब बेटा देखो, ये जो प्राइमरी प्रीफिक्स है that will tell us whether the molecule is cyclic or acyclic. Now what is the meaning of these words? Cyclic means closed chain, like suppose you have something like that, this is closed chain. Acyclic, whenever there is a word A is written, it means without cycle, जब आगे लगा देते हैं ना तो उसका मतलब होता है उसके बिना, विदाउट साइकिल। विदाउट साइकिल का क्या मतलब है भाई, विदाउट साइकिल का मतलब है ओपन चेन कंपाउंड्स। ओपन चेन कंपाउंड दे आर आल्सो नोन एज एसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है, इसको ध्यान रखना, एसाइक्लिक बोलते हैं। जैसे ये है, मान लो ये ओपन चेन है, तो प्राइमरी प्रीफिक्स तुम्हें बताएगा कि जो जिस कंपाउंड की हम नेम कर रहे हैं कि वो साइक्लिक है या वो एसाइक्लिक है, कैसे पता चलेगा। सपोज करो कि साइक्लिक है तो वो रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक वर्ड लगाते हैं जिसको साइक्लो बोलते हैं। क्लोज चेन है तो हम साइक्लो लगाएंगे, ओपन चेन है तो हम कुछ नहीं लगाएंगे, तो अंडरस्टूड है कि वो ओपन चेन है। साइक्लो लगा हुआ है तो मतलब वो क्लोज चेन है, दैट्स इट।
अब मैं तुमको एक एग्जांपल देती हूँ, फिर मैं सेकेंडरी प्रीफिक्स समझाऊंगी तुमको। लेट्स सी, सपोज करो चलो पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सिंपल, मेरे पास यही कंपाउंड है, तुमको तो देख के ही पता है कि ये प्रोपेन है, बट हम इसके अकॉर्डिंग चलते हैं जो हमने ये सीक्वेंस सीखा है। पेरेंट चेन बेटा इसमें यही है, तो 3 कार्बन है तो प्रॉप हो गया। वर्ड रूट क्या हो गया? प्रॉप। जैसे सिखा रही हूँ वैसे लिखने का मतलब तुम लोग प्रैक्टिस करो, ताकि जो कॉम्प्लेक्स वाले जब आएंगे उनको कर पाओ। रफ में जब लिखते हो ना प्लस डाल लिया करो, फाइनल आंसर में नहीं प्लस डलता रफ में। और तुमको अब ओपन करना भी आता है, दिख ही रहा है कि सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, बाकी हाइड्रोजन लगा लेना। सिंगल बॉन्ड है तो एन आएगा, और तो कुछ है ही नहीं, फंक्शनल ग्रुप तो इसमें कुछ है ही नहीं, तो सिंपली नाम हो गया प्रोपेन। ठीक है, अब सपोज करते हैं कि हमारे पास उसने ऐसा दे दिया, बॉन्ड लाइन नोटेशन दे दिया। 1 मिनट, ठीक है। अब देखो इसको ओपन करना आता है ना तुमको, ओपन अपने लिए करना है पेपर में, ऐसे नहीं है कि ओपन करने के बाद नाम लिखना और हाइड्रोजन लगा लिया करो, रफ में कर लिया करो शुरू शुरू में। अब देखो 6 कार्बन है, 6 कार्बन है, यही पेरेंट है, तो वर्ड रूट हो गया हेक्स। नाउ ऑल द कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर सिंगल, सो प्राइमरी सफिक्स विल बी एन। बट आप हेक्सेन लिख के आओगे तो ये गलत है, दिस इज क्लोज चेन, तो तुमको प्राइमरी प्रीफिक्स भी लगाना है। क्या है ये? साइक्लो है, तो नाम क्या होगा? साइक्लो, फिर ये प्लस हटा देने और ये आंसर है। नो स्पेस नथिंग, जस्ट एज अ वन वर्ड। समझ में आ गया इतना? जल्दी रिप्लाई करो, फिर मैं सेकेंडरी प्रीफिक्स बताती हूँ। यस मैम। ये ए साइक्लिक के लिए नहीं कुछ यूज करना आगे प्रीफिक्स? नहीं बताया तो, नहीं यूज करना, जैसे सिंपल प्रोपेन है तो नेचुरली वो क्लोज नहीं है, वो ओपन चेन है। अब सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होंगे, लेट्स सी। सेकेंडरी प्रीफिक्स में बेटा क्या क्या चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं, उसमें एक तो जूनियर फंक्शनल ग्रुप पॉसिबल हो सकते हैं। अब ये क्या होता है जूनियर, पहले मैम ने सीनियर लिखा था इसके बारे में, ये आगे आएगा, अभी नहीं समझा सकती। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स में या तो जूनियर फंक्शनल ग्रुप्स होंगे, या एल्काइल ग्रुप्स होते हैं, या कहीं ऐसे, मतलब तुम बोलने को उनको फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, बट तुम ऐसे समझो कि कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जैसे नाइट्रो है, ये सारे हमने पढ़ने हैं। ये है नाइट्रो, और इसको बोलते हैं नाइट्रोसो, वो सारे तुमको लिस्ट लिखवा दी जाएगी। और ओ आर होता है एल्कोक्सी, ये क्या होते हैं क्या नहीं आ जाएगा, ये सारे हम एज अ सेकेंडरी प्रीफिक्स बना के लिखते हैं और वो आगे लिखते हैं। एक एग्जांपल देती हूँ, सीक्वेंस तुम लोगों ने नोट कर लिया होगा कॉपी में, मैंने रब कर दिया। लेट अस टेक एन एग्जांपल जिसमें सारा कुछ आ जाएगा। मैं ऐसी एग्जांपल तुमको देती हूँ एक, जो भी मैंने लिखा, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, आगे सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, सब कुछ आएगा। लेट्स सी। हाँ देखो, अब इसमें ओपन करना तो अब तुमको आता है, यही पेरेंट है, इसमें 6 कार्बन है, वर्ड रूट हो गया हेक्स। हेक्स के बाद सफिक्स मतलब पीछे लिखना, सिंगल बॉन्ड है सारे, तो प्राइमरी सफिक्स एन, फंक्शनल ग्रुप भी है, ओ एच है, ओल, ओ एच का ओल होता है। और यहाँ पे नंबरिंग वगैरह भी बेटा देनी पड़ती है, वो मैं सिखाऊंगी। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। अभी जस्ट उसको समझते जाओ जैसे बता रही हूँ। तो पोजीशन मेंशन करनी पड़ती है, 1 पे ओल है और आगे प्रीफिक्स है, ठीक है।
प्रीफिक्स साइक्लो, प्राइमरी प्रीफिक्स लिखना है, फिर उसके बाद सेकेंडरी प्रीफिक्स। 3 पे ब्रोमो, तो इसको पूरा ऐसे लिखेंगे 3 ब्रोमो साइक्लो हेक्सेन 1 ऑल। अब मैंने, तुम ध्यान दे रहे होगे, मैंने हेक्सेन की ई काट दी। वो क्यों कट जाती है? क्योंकि ये वॉवल है। क्यों? ये सारे रूल्स होते हैं, ये हम पढ़ेंगे आगे। जब वॉवल आता है तो ये ई कट जाती होती है। ठीक है, तो ऐसे करके इनकी नेमिंग हम लोगों ने पढ़नी है। तो ये तो थी कुछ जनरल बातें। अब स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, कैसे कैसे क्या क्या होगा। अब देखो बेटा, पहले थोड़ी एल्काइल ग्रुप के बारे में बात कर लें। एल्काइल ग्रुप्स, एल्काइल ग्रुप्स को जनरली हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे लिखा रहेगा, ऐसे कई बार ये डंडी सी दिखाई होती है। इसका मतलब ये है कि इसकी एक वैलेंसी खाली है, वो किसी के साथ जाके अटैच करेगा मतलब। और एल्काइल ग्रुप्स बनते कैसे हैं? एल्केन से बनते हैं। जैसे इसका नाम क्या है? मीथेन है। इसमें से मैं एक एच हटा दूं तो इसको हम बोलते हैं मिथाइल। ये होता है इथेन। अब एक एच में हटा दूं तो इथाइल। अब स्ट्रक्चर देखो तुम लोग जरा, ये इथेन है, ठीक है। मैंने कोई भी एक एच मान लो हटा दिया तो ये ग्रुप को इथाइल बोलेंगे, बट ये एज सच एग्जिस्ट नहीं करता, इसीलिए वो डंडी सी दिखा देते हैं कि ये आगे किसी के साथ लगेगा, क्योंकि एक वैलेंसी कार्बन की किसी खाली है, मतलब किसी के साथ लगेगा। ठीक है, तो कई बार ऐसे भी दिखा देते हैं एल्काइल ग्रुप को CnH2n+1। क्यों? क्योंकि एल्केन क्या था? CnH2n+2, उसका एक एच हट कम हो गया तो +1 आ गया और ये डंडी लग गई। तो ये एल्काइल ग्रुप्स का जनरल फॉर्मूला है। और एल्काइल ग्रुप्स को कार्बन सब्स्टिट्यूएंट्स भी बोलते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज कार्बन सब्स्टिट्यूएंट्स। दे आर ऑल्सो समटाइम्स नोन एज साइड चेन, ब्रांच चेन, ऐसे नाम यूज किए जाते हैं। अब फर्दर इन एक कैसे कैसे टाइप्स के होते हैं, क्या होता है, वो चीज़ अब मैं समझाने जा रही हूँ। उसमें कुछ नए वर्ड्स आएंगे, हमको सीखने को मिलेंगे। आइसो कब लगाना है, नियो कब लगाना है, सेकेंडरी कब लगाना है, टर्शरी कब लगाना है, एन कब लगाना है, एंड ऑल दैट। ठीक, अब देखो, मान लो कि मेरे पास प्रोपेन है। प्रोपेन का फॉर्मूला बताओ क्या होगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैंने C3H7। प्रोपाइल नहीं पूछ रही मैं, प्रोपेन। C3H8 CnH2n+2। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसका एक एच हटा दिया तो ये बन गया प्रोपाइल। ठीक है, सिमिलरली एक मैं ब्यूटेन की एग्जांपल लूंगी, C4H10 C4H9 क्या हो गया? ब्यूटाइल। ठीक है, अब ब्यूटाइल को देखो जरा। ब्यूटाइल एक ऐसी एग्जांपल है जिसमें सारा कुछ आ जाएगा। कैसे? देखो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। मैंने जानबूझ के एक एक बॉन्ड ओपन कर दिया ताकि तुमको पूरी क्लैरिटी हो जाए। अब ये बेटा किसी के साथ लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कुछ लगा है, कोई और कंपाउंड मॉलिक्यूल है, सॉरी मॉलिक्यूल का मतलब कुछ और, इसका आगे कुछ और स्ट्रक्चर है, उसको नहीं अभी हम छेड़ रहे। ये ब्यूटाइल ग्रुप है। कौन सा अल्काइल है? ब्यूटाइल है। इसको एन ब्यूटाइल बोलते हैं। ये स्मॉल एन बेटा तब लगाते होते हैं जब मतलब वो स्ट्रेट चेन होता है, मतलब ये सीधा सीधा ऐसा लगा हुआ है ना, यहाँ तुम इसको ऐसे दिखा सकते हो, CH2 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 CH3 ऐसे। एन ब्यूटाइल मतलब ये ब्यूटाइल में फर्दर कोई ब्रांचिंग नहीं है, या ऐसे समझ सकते हो कि ब्यूटाइल का जो टर्मिनल वाला कार्बन है उसके साथ कोई फर्दर ग्रुप लगेगा, जो भी लगेगा। और कौन कौन से ब्यूटाइल हो सकते हैं? अब मैं ब्यूटाइल की तुमको 4 टाइप्स बताऊंगी, देखना इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है।
ये देखो बेटा, अब ध्यान दो जरा मेरी बात पे बहुत अच्छे से। इसको देखो, ये भी तो यही फॉर्मूला है ना। कार्बन काउंट करो, रेड वाले सर्कल में 4 है। एच काउंट करो, 3 दोनों टर्मिनल पे, 3 3 6 7 8 और 1 9। तो ये भी तो ब्यूटाइल ही है जो आगे किसी जी के साथ लगा। बट इसको हम एन ब्यूटाइल नहीं बोलेंगे, इसको बोलते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल, या कई बार ऐसे लिख देते हैं। तुमको समझाया था ये सेकेंडरी। अब इसको सेकेंडरी ब्यूटाइल बेटा इसीलिए बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात। इसको एन ब्यूटाइल नहीं बोल रहे, क्योंकि एन ब्यूटाइल तो तब बोल रहे हैं जब वो किसी और के साथ अपने टर्मिनल वाले कार्बन से लगा होगा। बट यहाँ पे ये ग्रुप जी के साथ टर्मिनल वाले के से नहीं लगा, वो उस कार्बन से लगा है जो कि फर्दर 2 कार्बनों के साथ अटैच्ड है। तो ये मतलब 2 डिग्री है। हो सकता है नीचे वाले लगने के बाद वो 3 डिग्री हो जाता, हो सकता है नीचे वाला भी कोई कार्बन ही हो तो ये कार्बन 3 डिग्री बन जाएगा। बट जो एज अ ब्यूटाइल देखा जाए तो वो अपने सेकेंडरी वाले कार्बन के साथ किसी जी के साथ लग रहा है। समझ में आई बात? इसीलिए उसे सेकेंडरी ब्यूटाइल बोलते हैं। और कई बार ये क्या करते हैं, ऐसे शॉर्ट में तुमको लिख के दे देंगे, जैसे पेपर में बी यू लिख देते हैं। तो बी यू इज ए शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन फॉर ब्यूटाइल। ये शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन होती हैं, जैसे मान लो ये मिथाइल है तो उसको कई बार ऐसे एम ई दिखा देते हैं। इथाइल है तो उसको ऐसे ई टी लिखते हैं। प्रोपाइल को पी आर लिखते हैं। ये चीज़ भी तुमको बतानी थी, आनी चाहिए। तो है तो वो ब्यूटाइल ही। तो ब्यूटाइल एन ब्यूटाइल भी हो सकता है, ब्यूटाइल सेकेंडरी ब्यूटाइल भी हो सकता है। और देखते हैं कौन से ब्यूटाइल होते हैं। ब्यूटाइल है या नहीं है वो उसके फॉर्मूला से पता चल रहा है कि वो C4H9 ही है। पहले मैं तुमको टर्शरी ब्यूटाइल बताऊंगी, फिर मैं एक नया वर्ड सिखाऊंगी आइसो, क्योंकि टर्शरी तुम लोग जानते हो, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। अभी ये जो ग्रीन सर्कल है इसमें कार्बन देखें तो कार्बन 4 है, हाइड्रोजन टोटल काउंट करो तो 9 है। इसका मतलब है तो ये ब्यूटाइल ही भाई। बट ये ब्यूटाइल को बोलते हैं टर्शरी ब्यूटाइल। कौन सा ब्यूटाइल है? टर्शरी ब्यूटाइल। वेरी इंटरेस्टिंगली इट इज समटाइम्स रिटन एज टर्ट ब्यूटाइल, TERT, टर्ट ब्यूटाइल भी लिखते हैं। अब तक तुम समझ गए होगे, है तो ब्यूटाइल ही, बट जौन से कार्बन के साथ किसी और के साथ लगा हुआ है वो खुद टर्शरी नेचर का है, क्योंकि आगे वो 3 कार्बनों के साथ अटैच्ड है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ये चीज़ें नेमिंग में यूज होती हैं, या वो मतलब तुमको दे देगा, तुमको स्ट्रक्चर बनाना होगा या तुमको नाम लिखना होगा। अब आते हैं आइसो वर्ड कब लगाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आइसो वर्ड पता होना चाहिए। तो हम अभी ब्यूटाइल पढ़ रहे हैं तो आइसो ब्यूटाइल बन जाएगा, कैसे देखना। इसको देखो जरा, इसको में जो सर्कल में 4 कार्बन है, 3 3 6 7 8 9 हाइड्रोजन है, तो ये भी ब्यूटाइल है। बट ध्यान देना ये सेकेंडरी ब्यूटाइल नहीं है, प्राइमरी ब्यूटाइल भी नहीं लिख सकते, ये आइसो ब्यूटाइल है। एन ब्यूटाइल भी नहीं है। एन ब्यूटाइल क्या था? एन ब्यूटाइल तो सीधा सीधा था, कोई ब्रांचिंग नहीं थी और टर्मिनल के साथ लगा था। टर्मिनल के साथ ये भी लगा बट उसमें ब्रांचिंग हो गई, तो ये एन ब्यूटाइल तो है नहीं। अब आइसो वर्ड कब लगाना है? आइसो वर्ड बेटा तब लगता होता है जब लास्ट से एक पहले कार्बन पे मिथाइल की ब्रांच लगी हो। मेरी बात समझ रहे हो? ये देखो जहाँ पे ग्रुप लगा है उससे बिल्कुल ऑपोजिट कार्बन से एक पहले कार्बन पे जब ये CH3 ग्रुप लगा, सिर्फ CH3, तब हम पूरे को आइसो बोल देते हैं। और एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। तो अभी तक हमें ये समझ में आया कि ब्यूटाइल देखो है, सारे ब्यूटाइल ग्रुप से कितने टाइप्स के हैं? प्राइम एन है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, आइसो है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेके चलते हैं उससे, और तुमको पेंटाइल के एग्जांपल ले लो, उसमें और समझ में आ जाएगा। पेंटेन क्या होता है? C5H12। तो पेंटाइल क्या होगा? C5H11। अब मैं तुमको बोलूँ मुझे एन पेंटाइल बना के दिखाओ, तो तुम क्या करोगे? 3 4 5 CH2 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 CH2
CH3, ये N पेंटाइल बोला जाएगा। अब हम बनाते हैं सेकेंडरी पेंटाइल। 3 4 या पेंटाइल हो गया, 3 3 6। अब इसमें एक चीज बताती हूँ मैं तुमको, पहले बना लो, काउंट करें, इसको काउंट करो। 3 4 5 कार्बन हैं, हाइड्रोजन 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये सेकेंडरी पेंटाइल है। इसमें दिक्कत क्या है, तुम इसमें ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे कि हो सकता है जी, 1 मिनट, यहाँ पे लग जाए। मेरी बात समझ रहे हो? 1 2 3 4 5। अब इसको देखो जरा, ये जो सर्कल में है, कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5 है, हाइड्रोजन 3 2 5 1 6 7 8 9 10 11। तो इसको भी हम सेकेंडरी पेंटाइल ही बोलेंगे। तो इसकी ये कमी कह लो या कुछ भी कह लो, मतलब पेंटाइल के केस में तुम ये नहीं बता पाओगे कि ये कौन से नंबर पे लगा है। उसके लिए तुमको डायरेक्ट IUPAC नेमिंग पे जाना पड़ेगा, वो तुमको एग्जैक्ट पोजीशन बता देता है। यहाँ पे भी लग सकता था तो भी हम उसे सेकेंडरी बोलते। ठीक है, तो देखो, मान लो तुम्हें वो टर्शरी पेंटाइल बोल दें, बस इतना पता है कि जिस कार्बन के साथ जी लगा है वो टर्शरी नेचर का होगा, बट एक कार्बन और है, 1 2 3 4 5। समझ रहे हो मेरी बात? ये टर्शरी नेचर का होना चाहिए। जो ये एक्स्ट्रा है वो नहीं हम बता सकते, हो सकता है इसके साथ भी लगा हो, इसके साथ भी लगा हो। तो ये जस्ट हमें आइडिया देता है, पर हमें पता चल जाना चाहिए कि कौन से कार्बन के थ्रू वो किसी और ग्रुप के साथ अटैच्ड है। अब आइसोपेंटाइल बनाओ, और एक और सिखाऊंगी, नियो वर्ड। पहले आइसो दोबारा सीखते हैं। आइसोपेंटाइल फिक्स है, ये आइसोपेंटाइल है, 1 2 3 4 5। आइसोपेंटाइल में हमने क्या सीखा है? हाँ, हमने ये सीखा है कि जहाँ पे ग्रुप लगे है उसके बिल्कुल ऑपोजिट कार्बन से एक पहले कार्बन पे मिथाइल की ब्रांच है। तो आइसोपेंटाइल तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ यही बन सकता है और कुछ नहीं बन सकता। तो आइसो वर्ड समझ में आ गया होगा अब तक कि कैसे आइसो वर्ड कब यूज करना है। और इसमें तुम एक नया वर्ड सीख सकते हो, दैट इज कॉल्ड नियो। नियो कब लगाते हैं? ये ज़्यादा, आइसो नियो हो गया, सेकेंडरी टर्शरी, ये ज़्यादातर मतलब कॉमन नेम में लगता है, बट आ जाते हैं बहुत। मतलब आइसो तो इतना यूज हो जाता है कि कई बार IUPAC नेमिंग में भी आइसो वर्ड लग जाता है। नियो बेटा कब लगना है देखना, नियो भी फिक्स है कब लगेगा। एंड में तुम्हारा ये लगा होना चाहिए हमेशा। अच्छा, कंफ्यूज मत हो जाना, ग्रुप डायरेक्टली लगा होगा तो ये टर्शरी है। इनमें और इसमें फर्क देख रहे हो? इसमें एक कार्बन बीच में आ गया, एंड में जब भी ये चीज होगी ना, एंड में और बीच में कुछ कार्बन है मान लो, तो एंड में ये चीज प्रेजेंट है, तुम्हारा नियो वर्ड लग जाएगा। तो इसको बोलेंगे, गिनना पूरे को ही है, तो इसको हम बोलेंगे नियो पेंटाइल। समझ रहे मेरी बात? नियो कब लगाना है? जब ये एंड में ये चीज लगी होगी। बाकी और प्रैक्टिस कराऊंगी, अभी तो जो शुरुआत की है, ये तो चलेगा काफी लंबा, तो और चीजें क्लियर हो जाएंगी अबाउट द नियो आइसो। तो हमको ये समझ में आ गया कि अल्काइल ग्रुप्स को फर्दर कैसे उनका नाम लिखना है, कब कौन सा अल्काइल ग्रुप यूज करना है। तो अब नेमिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं, और साथ साथ रूल्स होते जाएंगे, साथ साथ एग्जांपल्स होते जाएंगे। सबसे फर्स्ट रूल है IUPAC नेमिंग ऑफ एल्केन्स का कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन इन द कंपाउंड, और वो जो लॉन्गेस्ट है वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस जो चेन होती है दैट इज कॉल्ड द पेरेंट चेन ऑफ द मॉलिक्यूल। अब ये लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन कैसे सिलेक्ट करते हैं, उसके लिए एग्जांपल्स। सिंपल सीधे सीधे वाले तो हो ही जाते हैं, जिसमें ब्रांचिंग होगी उसको देखते हैं हम लोग।
2 मिनट रुको, 3 4 5। अच्छा, अब तुमको ये भी सीखना है कि ब्रांचिंग कब बोलते हैं और स्ट्रेट चेन कब बोलते हैं। बच्चे इसी में कंफ्यूज हुए रहते हैं। अब ये जो मैंने बनाया है इस पे मैं बाद में आऊंगी, पहले तुम ये सीखो। देखो बेटा, मान लो ये मैंने लिख दिया और मैंने ये लिख दिया, दोनों बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं है। ये चीज सीख लो पहली बात तो। मतलब जब ये बिल्कुल ऐसे नहीं है कि अब तुम बोलोगे कि मैम ये ब्रांच हो गई, ब्रांच ये नहीं है। ब्रांच पता है क्या है? ब्रांच ये है, किसी टर्मिनल को जैसे धागा नहीं होता है, मान लो थ्रेड है, वो थ्रेड को मैं ऐसे कर दूं तो वो ऐसे नहीं कि वो ब्रांच बन गई। ब्रांच जब बीच वाले किसी कार्बन पे मान लो कोई कुछ ग्रुप लगा है या कोई चेन लगी है आगे, तो उसको ब्रांचिंग बोलते हैं। बच्चे इसको ही ब्रांच बना देते हैं। ये चीज माइंड में बिठा लेना, ये ब्रांच नहीं है, ये ब्यूटेन है, इतना तो जानते हो। हाइड्रोजन नहीं अब मैं लगाया करूंगी, वो तुम खुद से लगाओ। ये ब्यूटेन है, ये भी ब्यूटेन ही है। ये ब्यूटेन नहीं है, इसका कुछ और नाम है, ये 2 मिथाइल प्रोपेन है। तो ब्रांचिंग के बारे में चीज क्लियर होनी चाहिए। अब आते हैं जो मैंने अभी बड़ा सा मॉलिक्यूल तुमको दिया। सपोज करो तुमको इसका नाम लिखना है, ठीक है। नाम लिखना फिर सीखेंगे, पहले हम इसका, चलो एच लगा देती हूँ मैं एक बार। 3 थे, 2 2 3, here will be 2 2 2 and 3. Now suppose we have to write its IUPAC name, so the first rule is, सबसे पहले we have to select the parent chain. तो पेरेंट चेन कौन सी होती है? लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन। अब देखो, मान लो ये मैं सेलेक्ट करूं तो इसमें कितने कार्बन है? 3 4 5 6 7 है। नाउ आई हैव टू चेक कि कोई और चेन बनती है कंपाउंड में जिसमें 7 से ज्यादा कार्बन हो और कॉन्टिन्यूस हो। लेट्स चेक। 7 देख लिए हमने, अब देखते हैं और कुछ बनता है। सपोज मैं ये ले लूं, अब ये ब्रांचिंग नहीं है, ये चीज तुमको रियलाइज होती है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मैं ये वाली चूज करूंगी, ये मेरी पेरेंट चेन बनेगी। ये ब्रांचिंग नहीं है, ध्यान देना, ये ऐसे जा रही है, कॉन्टिन्यूस है ये। उसने वैसे ही मोड़ तोड़ के दे देते हैं वो कंफ्यूज करने के लिए। क्लियर हुई है? फर्स्ट रूल क्लियर हुआ सबको? घंटा मत लगाया करो, तुम भी उन लोगों के जैसे रिप्लाई करना बंद कर दिया आप लोगों ने भी, लगता है ना। बेटा ब्रांचिंग क्यों? ब्रांचिंग ये वाली ब्रांच है इस पूरे की। मैंने अभी तो समझाया कि जैसे थ्रेड है वो ऐसे कर दिया या ऐसे कर दिया, उसको ब्रांच नहीं बोलते। अभी मैंने समझाया ना, ये देख, दोबारा देख ले, ये ब्यूटेन है और इसी को तुम मैं ऐसे लिख दूं तो ये ब्रांचिंग नहीं कहलाती। ब्रांचिंग होता है जब बीच में, इसी को मैं ऐसे लिख दूं तो ये ब्रांच है। आई बात समझ में? नहीं, टर्मिनल से वो मुड़ा हुआ है तो उसको ब्रांच नहीं कहते। बीच में से, बीच में मुड़ा नहीं होता, बीच में तो टूट के लगेगा ना बेटा। समझ नहीं रहे तुम मेरी बात? मान लो 4 कार्बन का ही कंपाउंड है, उसको मोड़ दिया तो वो तो वही रहेगा। ये ब्रांच का मतलब क्या है? ये टूट के ग्रुप फिर वो लगे तो वो ब्रांच कहलाता है। आगे बात समझ अब? फर्स्ट रूल है लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन सिलेक्ट करनी है, जिसको पेरेंट चेन बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल हो गई तुम्हारी। अभी और कुछ नहीं सिखाऊंगी, पहले ये है कि पेरेंट चेन सिलेक्ट करनी आनी चाहिए, ठीक है। और एग्जांपल ले लो, मैंने ये बड़ा सा इसलिए दिया क्योंकि सिंपल सिंपल वालों में तो पता ही है कि सीधी, मोस्टली तो क्या है कि लॉन्गेस्ट चेन जैसे ही है। अब इसमें मैं तुमको बोलूं कि ये मॉलिक्यूल था, पेरेंट चेन सेलेक्ट करो जी, तो इसमें तो दिख ही रहा है कि स्ट्रेट चेन है। स्ट्रेट चेन में कितने हैं? 3 4 5 है। और मैं कौन सी देख सकती थी? और मैं देख सकती थी ये वाली, इसमें भी ब्रांचिंग है, ये भी कॉन्टिन्यूस ही है, बट ये 4 वाली है और जो मेरी रेड वाली है वो 5 वाली है। तो मैं 5 वाली को पेरेंट चेन लेके चलूंगी और इसको ब्रांच लेके चलूंगी, ठीक है।
तो ये तो हुआ फर्स्ट रूल। अब आते हैं रूल नंबर सेकंड पे। रूल नंबर सेकंड में बेटा हमने नंबरिंग करनी सीखनी है। किसको नंबरिंग करनी है? नंबरिंग तब करनी पड़ती है जब अल्काइल नहीं कहना चाहिए मुझे, जब सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं। सब्स्टिट्यूएंट का मतलब पहले हम लोग समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। लाइक सपोज वी हैव दिस कंपाउंड, ये 5 का सिंपल पेंटेन है। ये क्या है? पेंटेन है। अब मान लो कि मैं यहाँ से H रिप्लेस करके कोई ग्रुप लगा देती, CH3 लगा दूँ, तो हम CH3 को, वैसे तो तुमको पता ही है सीधा कि ये मिथाइल है, बट जनरली हम इसको सब्स्टिट्यूएंट्स बोलते हैं। सब्स्टिट्यूएंट का मतलब है कि मेन का कोई H हटा के कुछ और ग्रुप लगा दिया, सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया। सब्स्टिट्यूशन करके जो ग्रुप लगता है उसको सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। ठीक है, अब इसी का नाम लिखना। पहला रूल क्या बोलता है? पेरेंट चेन सेलेक्ट करो। पेरेंट चेन सेलेक्ट कर लीजिए। और वर्ड रूट में मैंने तुमको बताया था कि वर्ड रूट तुमको नंबर ऑफ कार्बन एटम बताता है, बट किसके? पेरेंट चेन के। पेरेंट चेन में हाउ मेनी कार्बन एटम्स? 5, तो वर्ड रूट विल बी पेंट। नाउ then about the suffix, now you can see, please check the nature of carbon bonds in the parent chain. In the parent chain all carbon bonds are single bonds, so I'll put in. No functional group present, so leave the secondary suffix, no need. Then it is not cyclic, so no need of putting cyclo. Now what about that? The branch जो लगी है वो मिथाइल है। क्या कह रहा है प्रणव? मैम इसमें भी तो मैम बीच में मैम जा ही रहा है मैम, इसको कंटिन्यूस नहीं कहेंगे मैंने चार वाले को। चुप कर, मैंने अभी समझाया था ना बेटा, सुन दोबारा सुन। फिर पेरेंट चेन हमने वो नहीं ना ली, बिल्कुल कॉन्टिन्यूस बन सकता है, बट ये कॉन्टिन्यूस ही है बताया तो। बट ये पेरेंट चेन लेगा तो ये 4 वाली बन रही है ना। हमने पेरेंट चेन इसको लेके इसको ब्रांच बना दिया। ये वाला भी कर सकते थे, बट वो रूल के अकॉर्डिंग नहीं कर सकते, क्योंकि इससे तुम्हारी पेरेंट चेन 4 कार्बन की आती। समझ आई? यस मैम। ये इसके लिए कॉन्टिन्यूस है, इसके लिए थोड़ी ये कॉन्टिन्यूस है। ये चीज है। तो मैं क्या बता रही थी तुमको? पेरेंट चेन में कार्बन लिख दिया, वर्ड रूट बना के एन लिख दिया। अब आगे इसकी बारी। ये मिथाइल है, तो हम आगे मिथाइल तो लिखेंगे, बट वी हैव टू स्पेसिफाई दैट दिस मिथाइल इज प्रेजेंट ऑन विच कार्बन ऑफ द पेरेंट चेन। तो नंबरिंग का क्या फंडा है? या तो यहाँ से चालू करते हैं, 1 2 3 4 5। दो तरीके हैं, या तो इस सेंड से या उस सेंड से। ठीक है, मैं दोनों से तुमको करके दिखा देती हूँ, फिर तुमको समझ में आ जाएगा। इसमें तो कोई फर्क नहीं है, दोनों ही साइड से तुम्हारा मिथाइल 3rd कार्बन पे लगा। जिसमें फर्क होगा उसमें समझ में आएगा। अभी पहले देखो, इसमें कोई फर्क नहीं है नंबरिंग, चाहे इस एंड से कर लो चाहे उस एंड से कर लो, क्योंकि किसी भी एंड से 3 कार्बन मिथाइल को 3 नंबर ही मिल रहा है। 3 नंबर का मतलब कि इट इज अटैच्ड टू द 3rd कार्बन ऑफ द पेरेंट चेन। तो इसको लिखते कैसे हैं? पहली बात है, लिखते बेटा ऐसे हैं, नंबर डाल के फिर एक हाइफन डालते हैं, फिर उसका जो ग्रुप है उसका नाम लिखते हैं। अब इसको कलेक्टिवली कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे 3 मिथाइल पेंटेन, ऐसे लिखते हैं। नो स्पेस बिटवीन मिथाइल एंड पेंटेन, एंड 3 के बाद हाइफन। ये छोटे छोटे रूल्स हैं, बट स्कूल में ये मार्क्स कट जाएंगे तुम्हारे, तुम हाइफन लगाना भी भूल गए। मैं बता देती हूँ, स्पेसिफिक होती हैं ये चीजें। तो ये हुई कि नंबरिंग कैसे करते हैं जो भी ग्रुप्स वगैरह सब्स्टिट्यूएंट्स लगे होते हैं। ठीक है, अब ये तो सिंपल एक था, और एग्जांपल लेते हैं कब क्या हो सकता है। देखो, अब मैं और तुमको एक चीज बताती हूँ। एक चीज पहले सिंपल से स्टार्ट करते हैं। सपोज करो ऐसा है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सेलेक्ट द पेरेंट चेन। पेरेंट चेन कौन सी होती है? कॉन्टिन्यूस लॉन्गेस्ट। अब प्रणव देखिए, ये भी कॉन्टिन्यूस है, बट ये 3 की है। ठीक है, ये वाली कॉन्टिन्यूस कितने की है? 6 की है, तो हम इसे चूज करेंगे ना। इसे कॉन्टिन्यूस लोगे तो ये ब्रांच बनेगा। समझ में आ गया ना अब तो अच्छे से? अब ये ब्रांच बन गया, ये पेरेंट बन गया। इन द पेरेंट वी हैव 6 कार्बन, सो हेक्स सिंगल बॉन्ड एन। नाउ सी नंबरिंग। नाउ अगेन देयर आर 2 पॉसिबिलिटी, आइदर फ्रॉम दिस एंड और फ्रॉम अदर एंड। अदर एंड अब तुमको समझ में आ जाएगा। अब देखो,
इस एंड से करोगे तो 2 पे ब्रांच लगी है, दूसरे से करोगे तो 5 पे लगी है। जहां से स्मॉलेस्ट नंबर मिलता है वो वाली नंबरिंग चूज करते हैं, दूसरी गलत है। तो रूल क्या बोलते हैं कि जो सब्सिट्यूएंट है उसको छोटे से छोटा नंबर देना होता है। तो नाम क्या आएगा, नाम आएगा 2 मिथाइल हेक्सेन। अब एक सब्सिट्यूएंट में तो कोई दिक्कत नहीं है, एक से ज्यादा होंगे फिर कैसे करना है, लेट्स सी। मान लो कि 1 मिनट रुको, अब देखो 1 मिनट रुको, इसको कर देते हैं यहाँ पे। हाँ, अब पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है, पहले तो लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए। समझ में आ गया होगा कि यही पॉसिबिलिटी है, इसमें 6 हैं, 3 4 5 6। ठीक है, तो ये तो दिखने लग गया अब, या नहीं दिखने लगा ये पेरेंट चेन का मामला, हेक्सेन हो गया। अब ये दो ब्रांचिंग है हमारी, ये साइड चेन बोल लो इनको, ब्रांच चेन बोल लो, या अल्काइल ग्रुप्स बोल लो, जो मन करता है बोल लो। अब क्वेश्चन है कि इनको क्या नंबर मिला जाए, करके देखते हैं भाई। 1 2 3 ये मैं इस साइड से करूंगी तो मेरे पास, मैं साइड पे लिख लेती हूँ 2 सेकेंड और 4 पे ग्रुप्स लगे हैं, ठीक। और मैं इस साइड से करूंगी तो मेरे पास 3 और 5 पे लगे हैं, तो ये सही है। इसको बोलते हैं लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल। अब लोकेंट क्या होता है, लोकेंट वो वाला नंबर है जिसपे तुम्हारा साइड चेन लगी हुई है। जैसे हम बोलेंगे ब्लैक वाली नंबरिंग को देखो कि मिथाइल ग्रुप को लोकेंट 2 मिला और दूसरे मिथाइल ग्रुप को 4 लोकेंट मिला, और दूसरी साइड से करते हैं तो लोकेंट 3 और 5 है। जिस नंबर पे ब्रांचिंग है उसको लोकेंट का नाम दिया जाता है। और हमेशा जो स्मॉलर ग्रुप बनता है उसको लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल का मतलब है जहां पे छोटा नंबर आ गया वो वाली ब्रांचिंग सिलेक्ट हो जाती है। कई बार तुमको एक बताती हूँ, ये बात नहीं कर रही मैं, कई बार ऐसे होता है, मान लो एक सेट मिला, जैसे 2 4 है ना, एक सेट मिलता है, जैसे मान लो, अच्छा जस्ट हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं, एक मान लो 2 5 था, एक 3 4 था, ऐसे कोई दो तुमको चॉइसेस करनी पड़े तो ये वाला चूज करना है। अब कई बच्चे पूछ सकते हैं मैम इसका पिछला वाला छोटा है, तो इस रूल को बोलते हैं फर्स्ट सेट ऑफ डिफरेंस रूल। जहां पे पहला छोटा आ गया लोकेंट वो चूज हो जाती है नंबरिंग, दूसरा तो देखना ही नहीं है। समझ आई, वो वाली साइड से नंबरिंग चूज हो जानी है जहां पे पहला लोकेंट, एक ही सब्सिट्यूएंट है फिर तो कोई पंगा ही नहीं है, ज्यादा सब्सिट्यूएंट है तो जहां पे पहला लोएस्ट लोकेंट मिल गया वो वाली नंबरिंग चूज कर देनी, अगले चाहे बड़े होए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। तो इस केस में तो क्लियर कट है ही, 2 4 वाली ठीक है और 3 5 वाली गलत है। तो इसको रब कर देते हैं और इसका नाम लिखना सीखते हैं। ये सारे रूल्स मतलब ऐसे कुछ तुमको एग्जाम में ये नहीं आएगा बताओ जी व्हाट इज लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल, तुमको उसकी एप्लीकेशन ही आएगी बस। नाउ सी पेरेंट हेक्स एन, ये जैसे अगले रूल में आना था, चलो बीच में ये चीजें तुमको मैंने समझा दी। अब इसमें बेटा क्या लिखना है आगे करके 2 4 डाई मिथाइल। अब ये डाई कब लगता है, देखो तुम दोनों जो तुम्हारे सब्सिट्यूएंट्स हैं वो सेम है, तो उसको ऐसे नहीं लिखते। कई बच्चे क्या करते हैं 2 मिथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन, वो गलत है। इफ योर सब्सिट्यूएंट्स आर सेम तो आप उसको डाई, 3 मतलब मान लो 3 मिथाइल ग्रुप ही हो तो तुम उसको ट्राई मिथाइल लिखोगे, बार बार मिथाइल मिथाइल करने की जरूरत नहीं है, तो उसको डाई मिथाइल करके लिख देते हैं। और ये दो जो नंबर है उनमें आपस में कॉमर्स डलता है और नंबर के बाद हाइफन डलता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। ये सारी छोटी छोटी बातें हैं बट ध्यान में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कल का बेटा मैं टाइम मैसेज करूंगी, तो
1 2 3 4 4 5 3 4 5 6 हाँ CH2CH3 1 2 3 4 5 6 हाँ जी बेटा, सपोज ये कंपाउंड है, इसका हमने नाम लिखना है। तो पहला तो रूल पता ही है, लोएस्ट सॉरी पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है। तो देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस हैं। इसमें कितना आ रहा है, 3 4 5 6 7 आ रहे हैं। ठीक है, और देखो तुमको दिखनी चाहिए कि और क्या क्या बनता है इसमें। इसको लेते तो कितने आते, 6 आते, तो छोड़ दो, कोई लेने की जरूरत नहीं है। इसको लेते तो कितने आते, 3 4, इसमें भी 6 आते। और क्या पॉसिबिलिटी बनती है, इसमें तो 4 ही आते। तो जो रेड वाली है वो सीधा सीधा दिख गया कि लॉन्गेस्ट है। तुमको सारी मैंने इसलिए दिखा दी कि पता होगा तभी ठीक कर पाओगे। तो ये लॉन्गेस्ट आ गई। अब साइड चेन इसमें 2 हैं, एक ये है, एक ये है। अच्छा एक चीज और बेटा, वो क्या कर सकता था, तुमको ऐसे भी वो दे सकते हैं C2H5। तो हमेशा ये चीज याद रखना कि जब भी कंपाउंड का नाम लिखना हो उसको ओपन कर लेते हैं। ओपन का मतलब क्या है, C2H5 को कैसे लिख लेना है तुमने, सारे कार्बन खोल लिया करो, क्योंकि नहीं खोलोगे तो कई बार पेरेंट चेन गलत सिलेक्ट हो जाती है। ठीक है, अब करो, हेप्ट बन गया, हेप्टेन तो फिक्स है। अब लिखते हैं आगे। अब देखते हैं, दोनों साइड करके देख लो, ये रफ में करना है, पेपर में फाइनल में नहीं। इधर करेंगे तो एक सब्सिट्यूएंट 3 पे है, दूसरा 4 पे है। लोकेंट का सेट हुआ 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 दिख ही गया। दूसरा है 4 और 5 पे, तो ब्लू नंबरिंग करेक्ट है। ठीक, रेड वाली गलत है। अब क्या करना है, लिखना कैसे है। तो अब 3 पे मिथाइल है ब्लू नंबरिंग के अकॉर्डिंग, रेड वाली चलो रब कर दो, कंफ्यूज मत हो जाना। 3 पे मिथाइल है और 4 पे यू है इथाइल। इसको बेटा अल्फाबेटिकली लिखते हैं, ई पहले आता है ना एम से, तो चाहे 4 नंबर बड़ा है बट लिखते टाइम अल्फाबेटिकली लिखते हैं। तो यू विल राइट 4 इथाइल 3 मिथाइल हेप्टेन। अब इसको मत डाई लिख देना, क्यों, क्योंकि यू हैव डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स दिस टाइम, one is ethyl and other is methyl, so we have to specify it. Getting my point? तो ये भी मतलब सारे रूल्स ही हैं कि अल्फाबेटिकली लिखना है या कब डाई यूज करना है, कौन से लोकेंट पे लेने हैं। चलो बेटा ठीक है, फिर बाकी कल कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ओके, गुड नाइट। मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगी पिछले वाली, ठीक।